हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री का सिलेबस इससे पहली वाली वीडियो में नहीं देखा है तो आप पहले आई बटन पर क्लिक करके वो देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर मेसोपोटामिया सभ्यता का परिचय, और मेसोपोटामिया सभ्यता को इसी पूरी वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो सकती है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कान में लीड लगा के डबल स्पीड में देख लेना है, और फिर उसके बाद अगर समझ में आए तो सिंगल स्पीड में आ जाना, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो कट चुका है, मैंने जस्ट जब सिलेबस पढ़ाया था तब बताया था कि जो मानव की सभ्यता है वो वाला चैप्टर कट चुका है। अब हम करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, और यहीं से आपके चैप्टर्स की शुरुआत है, ठीक है। तो देखिए, मेसोपोटामियाई सभ्यता का परिचय में जब हम बात करते हैं ना, तो हमको पता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ना वो कहाँ है, भूमध्य सागर के क्षेत्र में विकसित हुई थी, ठीक है। ये सभ्यता दो महान नदियाँ यानी कि दजला और फरात के बीच में फैली थी, और यहाँ रूप से सांस्कृतिक रूप से बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। फॉर एग्जांपल, कृषि बहुत अच्छी हुई, व्यापार बहुत अच्छा हुआ, कला, साहित्य, धर्म, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए, आज से 8,000-7,000 साल पहले वहाँ पे एक ऐसी सभ्यता डेवलप थी जैसे कि आज की डेट में हम लोग, वो लोग पढ़ते भी थे, वो लोग मंदिर भी बनाते थे, वो लोग पूजा भी करते थे, उनके घर भी 2 मंजिल 3 मंजिल के हुआ करते थे। आखिर कैसे, यही आपके मन में सवाल आना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आपके मन में हमेशा सवाल होने चाहिए हर बात को लेकर, हर चीज़ को लेकर कि ऐसा क्यों था, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये एरिया आप देखिए, ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया ना, ये एरिया कहलाता था क्या, आपका मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया कहलाता था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं आगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक स्थिति और विशेषताएं देखनी पड़ेगी हमें। और भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले देखिए, मेसोपोटामिया प्राचीन काल में 2 प्रमुख नदियों, एक दजला और दूसरा फरात, क्या दजला और फरात 2 नदियां हैं, उनके बीच में स्थित था। और ये क्षेत्र पश्चिम एशिया में वर्तमान इराक के भूभाग में है, ठीक है। यानी कि आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पे है, तो आपको जानने को मिलेगा कि आज की डेट में ये इराक, बगदाद, सुना होगा आप लोगों ने, बगदाद, इराक, ठीक है, वहाँ पे आपको मेसोपोटामिया सभ्यता जानने को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जलवायु की बात करूँ तो यहाँ पे जो जलवायु था ना, बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क था, उच्च तापमान, कम वर्षा और उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी वनस्पति पाई जाती थी। यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर पशुपालन देखने को मिलेगा कृषि के कंपैरिजन, ठीक है। थर्ड आता है प्राकृतिक संसाधनों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सुपारी, डेटा, ऊन, धातु और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप खजूर की बात करें तो खजूर भी आपको यहाँ पे जानने को बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही वहाँ पे कई प्रकार की शिल्प कला की सामग्री भी देखने को मिलती है। इनका व्यापार भी रोमन सभ्यता से होता था, हड़प्पा सभ्यता से होता था, ठीक है। और बहुत सारी सभ्यताओं के साथ इनका जुड़ाव था। ये 4-5 जो मेन सभ्यताएं थी ना, जो आप आगे पढ़ेंगे, उससे आप कंपेयर करेंगे कि मेसोपोटामिया का व्यापार काफ़ी हद तक अच्छा था, ठीक है। क्योंकि इस देश में कृषि तो होती नहीं है, अब कृषि नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंसान किस पे निर्भर करेगा, व्यापार पे निर्भर करेगा ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नदी घाटी का महत्व। दजला और फरात नदियों के किनारे स्थित उपजाऊ भूमि ने मेसोपोटामिया को एक समृद्ध और विकसित सभ्यता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आप खुद देखिए, 2 नदियाँ जो है ना, दजला और फरात, इसके बीच में ये शहर पन पाए, तो ऑब्वियस सी बात है दजला और फरात के जो आसपास का क्षेत्र होगा वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा, तो वहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होने लगी थी, ठीक है। और जब कृषि ज़्यादा अच्छी तरीके से होने लगेगी तो वहाँ की क्या होगी, सभ्यता और ज़्यादा विकसित करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया और विकास। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शहरीकरण है, ठीक है। और शहरीकरण में भी अगर मैं बात करूं तो मेसोपोटामिया सभ्यता में ईडन, उरुक, उर जैसे प्राचीन नगरों की बात करते हैं हम, और ये नगर कृषि, व्यापार और प्रशासन के केंद्र बन गए। इन नगरों में आपको कृषि, व्यापार और प्रशासन देखने को मिलेगा। कौन कौन से नगर है, ईडन, उरुक और उर, ठीक है। ईडन, उरुक और उर जैसे प्राचीन नगरों का उदय हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें कृषि, व्यापार और प्रशासन भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है डेल्टाओं का विकास। डेल्टा क्या होता है, देखिए डेल्टा जो होते हैं वो 2 नदियों के ऐसे बीच में जो किनारे पे ऐसे जगह होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, डेल्टा, ठीक है। डेल्टाओं का विकास कैसे हुआ, फ्रूटफुल क्रेसेंट
में पड़ने वाली नदियों की डेल्टाओं का विकास हुआ। यहाँ कृषि और व्यापार की गतिविधियाँ कायम रही। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि दजला और फरात नदी के किनारे पे जो भी क्षेत्र होंगे वो डेल्टा होंगे और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होंगे, वहाँ पे कृषि अच्छी होगी और वहाँ पे विकास भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, नवीन वास्तुकला का उद्भव। ठीक है, नवीन वास्तुकला के उद्भव की बात करूँ तो आप ये सोचिए, आज की डेट में जैसे घर ईंटों के बन रहे हैं, पत्थरों के बन रहे हैं, आज से बात कर रहा हूँ मैं, आज से लगभग 4 से 5 हज़ार साल पहले चले जाइए। क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं और कैसे पत्थरों का यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, मगर हाँ, यहाँ पे पत्थरों का यूज़ यानी मेसोपोटामियाई नगरों में ईंट, कच्चे पत्थर और सिलिका का उपयोग देखने को मिलता है, जो कि एक नवीन वास्तुकला का बहुत बड़ा उदाहरण। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना डेवलप है ये मेसोपोटामिया, जहाँ पे आपको एक शहरीकरण देखने को मिल रहा है, कृषि देखने को मिल रही है। अभी आगे हम लेखन कला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य। देखिए, व्यापार की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं कितना, देखिए ये व्यापार दिख रहा है आपको, ये इस इमेज में, आप इमेज में देखिए व्यापार कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है। और ये ऐसे ही खोल के लाइए, यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ, ये देखिए चावल, ये सब कुछ ऐसे ही देखने को मिलता था व्यापार। ठीक है, मेसोपोटामिया में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान था। मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ पे कृषि कुछ क्षेत्रों में होती थी, मगर पूरा जो क्षेत्र था ना वो गर्म शुष्क था। ठीक है, तो पशुपालन भी होता था। अब इसके अलावा क्या होता था, अब पशुपालन होगा तो जाहिर सी बात है व्यापार पर ज़्यादा फोकस करेंगे, व्यापार और वाणिज्य। तो यहाँ पे वाणिज्यिक और व्यापार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। व्यापारी अपने माल को नदियों और मार्गों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। कीमती धातुओं जैसे वस्त्रों, खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। शहरों में बाजार और गाँव में मेले आयोजित किए जाते थे। व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों और नियमों का विकास किया जाता था। व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया सभ्यता ने अपना प्रभाव दूर दूर तक क्षेत्रों में फैलाया। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट में पढ़ते हैं। शॉर्ट में ऐसा है कि अगर ये लोग जो थे ना, व्यापारी लोग जो थे, वो नदियाँ और जो रास्ता होता था सड़कों वाला, उन मार्गों से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे। और दूसरा क्या है, कीमती धातु से लेकर वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का व्यापार यहाँ पे देखने को मिलता था। बाजार और गांव में मेले आयोजित किए जाते थे। और इसके अलावा कानून और नियमों का विकास किया गया था कि कानून किसी भी तरह का कोई भी ढीला ना हो, क्योंकि व्यापारी को अगर सहूलियत रहेगी तभी तो एक व्यापारी दूसरी जगह पर व्यापार करने जा सकता है। ठीक है, व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी ना वो दूर दूर क्षेत्रों में देखने को मिलती है हमें। ठीक है, कई ऐसे क्षेत्र हैं रोमन सभ्यता में जहाँ पे हमें मेसोपोटामिया के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा में भी इनफैक्ट देखने को मिलते हैं और हड़प्पा के भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कला और संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देवताओं की मूर्ति। मेसोपोटामियाई कला में देवताओं की विस्तृत और विशिष्ट मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कलाकारों ने उनके गौरव और प्रभाव का प्रदर्शन किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उस समाज के अंदर जो भी देवता रहे होंगे ना, उनको एक बहुत बड़ी तरीके से, मतलब बहुत बड़े गौरव के साथ उनको प्रदर्शित किया जाता था। और उनकी जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उन मूर्तियों पे खास ध्यान दिया जाता था कि ये इतनी अच्छी बने ना कि सामने वाले का क्या हो, कि सामने वाले को गौरवान्वित करने का मौका मिले। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूनिफॉर्म लिपि जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो उस समय की टैबलेट्स पाई जाती थी। टैबलेट्स बोले तो एक गीली मिट्टी की पट्टिका मिलती थी, उस पर क्या करते थे वो लोग, एक सरकंडे की तिल्ली ले लिया करते थे और उस तिल्ली से क्या करते थे, अपना व्यापार लिखते थे। और उसके बाद वो तो सुखाते थे और फिर बाद में जब वो इंसान पैसे देने आता था तो उसके पैसे लेने के बाद वो उस टैबलेट को तोड़ दिया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्यूनिफॉर्म लिपि चलती थी। ठीक है, मेसोपोटामियाई कला में क्यूनिफॉर्म लिपि का उपयोग लेखन और दस्तावेजीकरण के लिए किया जाता था और उस समय की संस्कृति और ज्ञान को दर्शाता था। आप देखिए, आपको बताऊं मैं कि हड़प्पा सभ्यता भी है, रोमन सभ्यता भी है और चीनी सभ्यता भी है, मगर सब में एक खास बात पता क्या है, इन लोगों ने शिक्षा को बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, यानी सब ने अपनी अपनी लिपि पे ज़्यादा फोकस किया, मगर उनमें भी सबसे बेस्ट अगर कोई रहा है तो मेसोपोटामिया सभ्यता है, जिसने अपनी लिपि को छोड़ा ही नहीं। और अपने ये मान लीजिए कि दुकानों के अंदर जो व्यापार करते थे ना, उनके पास वैकेंसी खाली होती थी लिखने वालों की, यानी लिखने को इतना महत्व दिया जाता था कि लिखने वालों की वैकेंसी हुआ करती थी कि हिसाब किताब अगर किसी को लिखने आता है तो वो हमारे यहाँ आके हिसाब किताब लिखे। ठीक है, यानी कि उसके लिए भी एक अलग से कोर्स भी कराया जाता होगा, अब इसके बारे में तो अभी ज़्यादा पता नहीं है, मगर हाँ जितना भी था बेस्ट ये था कि उनका लिटरेचर बहुत अच्छा था। ठीक है, लिखावट बहुत अच्छी थी। इसके अलावा शहरी वास्तुकला की बात करूँ तो मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरी वास्तुकला एक प्रमुख कला रूप थी।
जिसमें विशाल, जटिल और भव्य इमारतों का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम क्या है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धर्म और आध्यात्मिकता की बात कर रहा था कि धर्म किस तरीके से है, क्योंकि देखिए कोई भी समाज बनता है तो उसमें धर्म की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है। मेसोपोटामिया सभ्यता में धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन्हें शक्तिशाली देवताओं और उनके प्रतीकात्मक प्रतिमाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, जिनका अनुसरण करने के लिए लोग अपने दैनिक जीवन में कई विधियों का पालन करते थे। देवताओं का एक जटिल पंथ था जिनमें शीर्ष देवता, द्वंद्वात्मक शक्तियाँ और अनगिनत अन्य देवी देवता शामिल थे। यह धार्मिक व्यवस्था समाज को संगठित करने और व्यक्तियों के जीवन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर देवी देवताओं की मैं सिर्फ मूर्तियों की बात करूं तो नहीं, वहाँ प्रतीक हुआ करते थे। ठीक है, जैसे शेर के प्रतीक हो गए, बैल के प्रतीक हो गए, और इसके अलावा कई सारे जानवरों के प्रतीक भी हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रतीक हो उसको वो भगवान के रूप में पूजा करते थे। इसके अलावा क्या है, देवताओं का एक जटिल पंथ ये था कि वहाँ पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे अनगिनत अन्य देवी देवता देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अलावा धार्मिक व्यवस्था का काम ये था कि समाज को संगठित करके रखे। ठीक है, व्यक्ति के जीवन को कैसे संचालित किया जाए ये देवता के रूप में वो तय करे। ठीक है, तो ये था। और आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे भी आपको धर्म ज़्यादा देखने को मिलेगा मेसोपोटामिया में, ईरान में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप ये भी लिख के आ जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, चलिए, मगर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 11th 12th में आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपनी किताब तो पढ़ें, किताब एक एक लाइन को अंडरलाइन करें और उसके बाद उसके नोट्स बनाएं। और अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं तो मैं आपको एक नोट्स बनाने पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि हाउ टू मेड नोट्स। ठीक, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम मेसोपोटामिया के सेकंड पार्ट पे। ये था फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हमने धर्म और आध्यात्मिकता पढ़ ली है। अब हम कल पढ़ेंगे साहित्य और विचार, इसके अलावा शासन और राजनीतिक संरचना और मेसोपोटामिया सभ्यता के योगदान को पढ़ेंगे, और उसके बाद निष्कर्ष और महत्व देखेंगे। ठीक है, यानी कि आधा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, आधा चैप्टर आज हो चुका है। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।